हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेसिस पर कवर करा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने रुक्मिणी पब्लिकेशन के 1 से 4 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा या प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। आज जो हम लोग कवर करेंगे, देखिए आज हम लोग पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो कि 18 दिसंबर 2011 को कंडक्ट कराया गया था बीएसएससी के द्वारा। देखिए, यदि आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो काफ़ी मस्ट होता है देखने के लिए, क्योंकि उसी को बेस मानकर जो है हम अपनी रणनीति बनाते हैं और आगे की तैयारी करते हैं, क्योंकि उससे हमें सब्जेक्ट की और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसका एक अच्छा जानकारी हो जाता है। ठीक है, तो 2011 से लेकर 22 तक, ठीक है, बीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वह स्नातक लेवल का हो चाहे वह इंटर स्तरीय लेवल का हो, ठीक है, उसको मैं आपको सेट बाय सेट करके कवर करा दूंगा। तो आज हम लोग जो है सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। ठीक है, यदि सेशन अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि कोई भी बीएसएससी से रिलेटेड मैं वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है। देखिए, दुनिया का जो नवीनतम देश है वो आपको दक्षिणी सूडान है। ठीक, पहले ये जो है आपका सूडान का ही हिस्सा था, किंतु सन 2011 ईस्वी में जनमत संग्रह के द्वारा यह जो है सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान नामक एक अलग गणतंत्र की स्थापना हुआ, और इस तरह से दक्षिणी सूडान जो अस्तित्व में आया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है वो बिहार है। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो ये आपको केरल राज्य में है। ठीक है, यदि यूटी की बात करें तो सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, ये राजधानी का उस समय क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त जो सम्राट अशोक की राजधानी था वो आपको पाटलिपुत्रा यानी पटना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। आप सभी को पता है यह नीतीश कुमार हैं, जो कि पहले यह मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं आसियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आसियान का स्थापना दिवस भी पूछ सकता है। तो सन याद रखिएगा 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था, और इसमें जो है 10 देश इसके सदस्य हैं। तो इसमें वियतनाम, ब्रुनेल और म्यांमार आसियान का सदस्य। बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश जो है आपको यह सार्क का सदस्य है। किसका? सार्क का सदस्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ये अपना बिहार है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म है, आपको बता दूं कि इनका जन्म सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपको पटना साहिब में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सन जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? देखिए, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक, बाद में इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? देखिए, तापमान की बढ़ती समस्या को देखकर कार्बन पर रोक लगाने के लिए अपने जो नागरिकों पर कर लगाया था वो न्यूजीलैंड था। कब लगाया था? आपको 2005 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, किंतु जब कार्बन की मात्रा में कमी नहीं हुई तो फिर इसने क्या किया? कर को हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी?
ठीक है। तो ये जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधानी साधनीकरण किया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए पहला देश जो है यह नीदरलैंड है, जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया था। ठीक है, और यह कब किया था, तो 2000 ईस्वी में इस कानून को नीदरलैंड ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। देखिए इसमें जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था सर्वप्रथम कब किया गया था, सन 1950 ईस्वी में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है आपको चुनाव आयोग का प्रबंधन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए जो दावोस है आपको ये स्विट्जरलैंड में जहाँ पे कि WEF का मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल वारकर कप प्रदान किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाल वारकर कप प्रदान किया जाता है किस खेल में, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ये देखिए ये जो है ओलंपिक खेलों में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें प्रत्येक साल मुक्केबाजी के क्षेत्र में जो है आपको वाल वारकर कप प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके BSSC के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इस आधार पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा किस तरह से क्वेश्चन जो है BSSC पूछता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। देखिए जो तक्षशिला है ना ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है उसमें आपको सन्यासी विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है और वर्णन किया गया। क्वेश्चन 17 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ में सही है। ठीक, गोदावरी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र है, ये भी सही है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है ये आंध्र प्रदेश नहीं, कावेरी आपको कर्नाटक राज्य से निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ताप्ती का मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है। तो देखिए गंगूबाई जोहंगल हैं, यह एक शास्त्रीय गायक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो ये जो है आपको स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है, कोलंबो टू अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये देखिए ये जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल विद्युत केंद्र जो है आपको ये खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किससे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था, मार दिया गया था। ये जो है आपको तात्या टोपे थे और इनके जो एक विश्वस्त मित्र थे वो थे मान सिंह। ठीक है, तो मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा दे दिया जिसके वजह से ये अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए और इन्हें फिर लास्ट में जो है फांसी दे दिया गया था। तात्या टोपे जो नाना साहब के क्या थे, तो ये नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, जिन्होंने कानपुर से 1857 ईस्वी क्रांति का आगाज किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बता दूं कि इसका जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन, 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी इस अधिवेशन से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो है आपको ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है और महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है उसको जो संविधान है उसके DPSB यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें समाहित किया गया है और आपको 40, 43, 47 और 48 जो है अनुच्छेद ये गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पा सभ्यता
संबंधित है किससे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है वो मैकमोहन रेखा है, जिसे कब बनाया गया था? तो आपको मैकमोहन रेखा की स्थापना सन 1914 ईस्वी में खींचा गया था। उस समय तिब्बत जो है स्वतंत्र देश हुआ करता था, तो तिब्बत तथा जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी थे, यानी तिब्बत और ब्रिटिशों के बीच हुआ था। और इस सीमा रेखा का जो निर्धारण सन 1914 ईस्वी में किया गया था, जो कि अभी भी ये विवादित सीमा रेखा है। अब इस पे जैसे कि तिब्बत पे आपको चीन ने अधिकार कर लिया है। कब किया था? तो 1959 ईस्वी में तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया था। तब से यह भारत और चीन के बीच एक विवादित रेखा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम बताना है। पहले कौन सी घटना घटी थी? देखिए SLV-3 जो है आपको ये 1979 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश का स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो यह 1975 ईस्वी में बना था। और पोखरण परीक्षण जो पहली पोखरण परीक्षण हुआ था वो 1974 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आप कूट को देख लीजिए। सबसे पहले यानी बांग्लादेश होगा, फिर आपका पोखरण परीक्षण 2, 4, फिर आपका 3 और 1। कहाँ है? 2, 4, 3 और 1 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13 कंट्री को पार करती है। तो जिसमें से आपको कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया इसमें से दिया हुआ है। इनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। तो ह्वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यह जो है 15 वर्षों तक भारत में रहकर बौद्ध धर्म के बारे में जाना और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है जो कि CUकी नाम से इसने एक पुस्तक लिखा था, जिसमें कि हर्षवर्धन कालीन समाज का ये वर्णन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 एक पूर्ण क्रांति का संपूर्ण, यहाँ ले लीजिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया। देखिए दोस्तों, तो जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो इन्होंने देश के लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और इन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? देखिए विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो आपको APJ अब्दुल कलाम है, और यह जो इनकी आत्मकथा है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अरुण तिवारी ने भी इस बुक में सहयोग किया था। अरुण तिवारी और APJ अब्दुल कलाम ने मिलकर इस बुक को लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज नदी पे है। ठीक है, देखिए भाखड़ा नांगल जो है ये 2 अलग अलग बांध हैं। ठीक, भाखड़ा नांगल जो है ये 2 अलग अलग बांध है। भाखड़ा बांध जो है आपको ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और नांगल बांध जो है, नांगल, ये आपको पंजाब प्रांत में है, पंजाब राज्य में। ठीक है, और दोनों के बीच की लगभग दूरी जो 13 किलोमीटर के आसपास है, किंतु दोनों सतलज नदी जो बनाया गया है। और इससे 5 राज्य जो है आपको लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, साथ ही साथ राजस्थान, इसके साथ हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, ये 5 राज्य जो है भाखड़ा नांगल बांध से लाभान्वित होते हैं। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह से बन के आएगा कि इनमें से कौन से राज्य भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से लाभान्वित नहीं होते? तो ऑप्शन में आपको कोई एक राज्य का नाम दे देगा जो कि लाभान्वित नहीं होता है। तो इस तरह से आप 5 राज्यों का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? देखिए कल्हण द्वारा रचित जो राज तरंगिणी, इससे कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में किया था। मैग्नोट रेखा बताना आपको किन देशों के मध्य है? तो देखिए मैग्नोट रेखा जो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। इसके फ्रांस और जर्मनी के बीच है, जिसका निर्धारण सन 1930 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए जो सतलज नदी इसका उद्गम स्थल तिब्बत के राकस ताल से
से होता है, जो कि अभी तिब्बत चीन के अधिग्रहण में है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? ठीक है, तो ये जो है आपको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? देखिए, भारतीय जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है, यह कोलकाता अधिवेशन में पहली बार सन 1911 ईस्वी में गाया गया था, और राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा आपको 24 जनवरी, याद रखिएगा, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो जो श्वेत क्रांति के जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। और आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ जो फिलीपींस है, फिलीपींस का भी जो राष्ट्रीय फल है वो आम ही है, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आम है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों याद रखिएगा आप जो फैक्ट है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जैसे कि बताया एम एस स्वामीनाथन थे। और यदि विश्व में बोले तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे वो अर्नेस्ट बोरलॉग थे, जो कि कहाँ, मैक्सिको के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? श्री कुमार बनर्जी का संबंध बताना है आपको, किससे संबंधित। देखिए, ये जो है आपको परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है आपको ये हैदराबाद में स्थित है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं वो कौन हैं? तो आपको ये जो है अशोक अमृतराज है। कौन? अशोक अमृतराज है, जो कि हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जामों में आता है कि लव जो शब्द है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? आपको बता, ये जो है टेनिस से संबंधित है। और लव शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, जब दोनों जो खिलाड़ी होते हैं, जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 0 होता है तो लव आल कहा जाता है। क्या? लव, तब आपको लव आल कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित, तो करंट था, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो देखिए, वृंदावन आपको कहाँ पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा, किंतु ये वृंदावन गार्डन पूछ रहा है, इसलिए आपको ये मैसूर आंसर लगाना है। वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 48 है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो ये जो है बिहार से सबसे अधिक केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, जैसे कि राम विलास पासवान, लालू यादव, जगजीवन राम, नीतीश कुमार, ये सब जो है रेलवे मंत्री पहले रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? ठीक है, डॉन कार्टर हैं, यह रग्बी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ग्रेग जोन्स यह अमेरिका के खिलाड़ी थे, इनका संबंध आपको फुटबॉल से था। जॉनी बेसमूलर ये जो है तैराक थे। ठीक, तो इस तरह से इसमें से टेनिस के खिलाड़ी कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे, तो चूंकि यह 2011 का करंट है, इसलिए आप यहाँ से क्या याद करना आपको, यानी कि राज्यपाल जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, यानी आपको राज्यपाल का नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए आप राज्यपाल का, सभी जो राज्यों के राज्यपाल है और केंद्र शासित प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगले आगे है, जो कि 50 से 100 तक में आपको विज्ञान और गणित के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो गणित के प्रश्न है दोस्तों, इसका मैं PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप गणित बना लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके जो भी क्वेश्चन है, बाकी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 जो GS के है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है? देखिए, तो H5N1 को एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। मोबाइल सिम कार्ड में जो सिम है, सिम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखिए SIM जो सिम होता है, तो आपको सिम का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर। तो इसका जो है आपको सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में कौन सा भारी पिंड सांझकाल या रात्रि काल में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो यहाँ कहने का मतलब कि भोर का तारा के नाम से आप जानते हैं कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, शाम का तारा किसे कहा जाता है? ये जो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है कब? तो समुद्रीय शीतल पवन जो है
आपको दिन में क्या होता है, भूमि से समुद्र की ओर बहती है। 58 है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या, कैसे, मतलब घड़ी क्या रिएक्ट करेगी, तो घड़ी जो है आपको ये सुस्त चलेगी, कैसा, सुस्त चलने लगेगी, ठीक। और 59 है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको केवल तरंगदैर्घ्य जो है तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक पिंड एक पिंड की कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग आपको निकालना है। तो औसत वेग निकालने के कुल दूरी कर लीजिएगा, क्या करना आपको, कुल दूरी बटा लगा कुल समय, ठीक है। इस पर जब आप रख के निकालिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका लगभग आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि जो है वो समान होती है। और एक्स किरणों का जो प्रयोग है जैसे टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मनुष्य के नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं, सबको पता होगा। तो यह कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, काफ़ी आपको जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, यानी सीमेंट में जब हम जिप्सम मिलाते हैं क्यों मिलाते हैं। तो देखिए जिप्सम क्या करता है, सीमेंट में जैसे जिप्सम मिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी जमा देता है, ठीक है। तो सेटिंग की जो दर होती है उसको त्वरित गति से जमाने का जिप्सम कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्राकृतिक गैस का अवयव कौन है। तो प्राकृतिक गैस का अवयव जो है आपका मुख्य रूप से मीथेन है, ठीक। आगे देखते हैं, आपको आगे मैथ के प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए हाँ 69 देखिएगा, 69 पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा अवयव सहायक होता है, तो यह जो है आपको मैग्नीशियम सहायक होता है। बाकी पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके साथ ही साथ इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल भी पाया जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग जो है एक समान होती है वह -40 डिग्री होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। तो ये भारी जल, जिसको हम D2O भी बोलते हैं, भारी जल जो है रासायनिक रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है वो आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मैथ से है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। देखिए एस्बेस्टस से जो है आपको मेसोथेलियोमा नामक रोग होता है जो कि एक दुर्लभ कैंसर है, ठीक है। क्या है, मेसोथेलियोमा जो है एक दुर्लभ कैंसर है जो कि एस्बेस्टस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ। तो इंसुलिन जो है ये हमारे अग्नाशय से इंसुलिन उत्पादित होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह यानी चिनिया रोग होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो इसमें देखिए फिबुला और टिबिया जो है यह पैरों की हड्डियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, क्या रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो रेटिनॉल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि वायु का वेग संबंधित है किससे। देखिए वायु का जो वेग संबंधित है दाब प्रवणता से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ। तो जो रक्तचाप नियंत्रित होता है ये आपको अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, कंप्यूटर्स में वायरस जो है संबंधित है किससे। तो यह जो है एक प्रोग्राम है, क्या यह एक प्रोग्राम है। 91 है कि अधातुएं जो है सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक, परंतु ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्यों होता है, ताकि इसमें जो स्थिर बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक। आगे जो मैथ है अब कोई है, हाँ 98 है, 98 का क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वातावरण में सबसे अधिक जो है आपको नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे
जीके और जीएस के 25 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए प्रीवियस ईयर की इस पेपर में। बाकी के जो मैथ और रीजनिंग दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आपको 50 रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो इसको आप बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ से ज्वाइन करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का सेट जो है कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी बीएसएससी रिलेटेड में वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।